हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से पढ़ेंगे 1984। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 चैप्टर 1 से। यहाँ पे सबसे पहले हम मिलते हैं नॉवेल के हीरो से, विंस्टन स्मिथ से, और उसकी वर्ल्ड। वी आर इंट्रोड्यूस टू विंस्टन स्मिथ एंड द वर्ल्ड इन विच ही लिव्स, और उसका कहाँ रहता है, एनवायरनमेंट क्या है। ही इज़ 39 years ओल्ड मैन। विंस्टन स्मिथ 39 ईयर का एक दुबला पतला छोटी हाइट का आदमी है, और ही वर्क्स इन वन ऑफ द 4 ministries दैट सर्व एज द एंटायर गवर्नमेंट ऑफ ओशेनिया। ओशेनिया के गवर्नमेंट के लिए काम करता है ये, जिसमें 4 मिनिस्ट्री है। एक्चुअली इस बुक में 3 सुपर स्टेट्स हैं: ओशेनिया, यूरेशिया, ईस्ट एशिया। तो जो ओशेनिया है उसके लिए उसमें अलग अलग पोर्टफोलियो है या मिनिस्ट्री है। तो उन मिनिस्ट्री में ये द मिनिस्ट्री नेम्स एंड फंक्शंस आर एज फॉलो। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ है, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ लव है, मिनिस्ट्री ऑफ पीस है, और मिनिस्ट्री ऑफ प्लेंटी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ है जो क्या रेगुलेट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड आर्ट्स। देन मिनिस्ट्री ऑफ पीस which presides over all aspects of war. So ministry of peace war को कंट्रोल करती है। मिनिस्ट्री ऑफ लव which is a form of judicial system, तो मिनिस्ट्री ऑफ लव जुडिशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ प्लांटी विच गवर्न्स इकोनॉमिक अफेयर्स, तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लांटी है वो इकोनॉमिक अफेयर्स को गवर्न करती है। The description of life is in his world is bleak at best. He lives in a filthy building that smells of boiled cabbage. वो एक बहुत गंदी सी बिल्डिंग में रहता है। उसकी लाइफ बड़ी ब्लीक है, बहुत बहुत ही ज़्यादा सैड और अजीब सी लाइफ है उसकी। द एलिवेटर इज़ ऑलवेज ब्रोकन and his flat apartment is on the 7th floor. तो उन्होंने क्या बताया कि जो एलिवेटर है ना, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि द एलिवेटर इज़ ऑलवेज ब्रोकन, और सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं। एंड हिज फ्लैट अपार्टमेंट इज़ ऑन द 7th फ्लोर, और उसका अपार्टमेंट 7th फ्लोर में। ये सब उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। एंड ही हैज़ अ टेरेबल टाइम गेटिंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स ऑन अकाउंट ऑफ अ कॉन्स्टेंटली oozing and एचिंग वेरिकोज अल्सर जस्ट अबव हिज राइट एंकल। बीमार भी है वो, उसको वेरिकोज का प्रॉब्लम है, और जब वो उतरता है चढ़ता है सीढ़ियाँ तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है। तो वही लिखा है कि हैज़ अ टेरेबल टाइम गेटिंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स ऑन अकाउंट ऑफ अ कॉन्स्टेंटली oozing and itching varicose ulcer just above his right ankle। तो उसको तकलीफ़ भी है। एंड व्हेन ही फाइनली गेट्स होम he is greeted by the same type of environment that he just left at work, constant surveillance by big brother। और जब भी वो घर आता है तो उसको उसको वही सेम टाइप के एनवायरनमेंट में बिग ब्रदर उसको ग्रीट करता है। एंड ही जस्ट लेफ्ट एट वर्क, कांस्टेंट सर्विलेंस बाय बिग ब्रदर। द गवर्नमेंट का नाम है बिग ब्रदर, जो उसको लगातार वॉच कर रही है। दिस कांस्टेंट वॉच इज केप्ट ऑन हिम बाय अ telescreen which covers the wall and is constantly monitoring not only his every action and word but also his facial expressions। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कि जब वो आता है
तो उसको कौन कांस्टेंट वॉच कर रहा है? टेली स्क्रीन लगे हुए हैं हर घर में, कैप हिम बाय टेली स्क्रीन एंड विच कवर्स द वॉल, जो उसके वॉल में है और कॉन्स्टेंटली उसको वॉच कर रहा है। ना ही सिर्फ उसकी नॉट ओनली हिज एवरी एक्शन और वर्ड बट ऑल्सो हिज फेशियल एक्सप्रेशंस, वो भी उसके फेशियल एक्सप्रेशंस भी वॉच कर रहा है टेली स्क्रीन। The slightest notion through gesture or appearance against the party means death or worse। और आप जरा सा भी पार्टी के अगेंस्ट में आपके आपके आइडिया या आपका जेस्चर पोस्चर अपीयरेंस जरा सा भी पार्टी के अगेंस्ट लगा तो किसी को भी डेथ पेनल्टी मिल सकती है, इतना उसका सीवियर पनिशमेंट है। He just in every aspect of his being be a member of party। तो the group that supports Big Brother, he must in every aspect of his being be a member of party। किसी भी हालत में आपको पार्टी का मेंबर होना है, इन द ग्रुप दैट सपोर्ट्स बिग ब्रदर। और वहाँ पे जब ये बिग ब्रदर को आपको सपोर्ट करना ही है, हर हाल में करना है। अब दूसरा है द थॉट पुलिस आर ऑलवेज देयर टू एनफोर्स द लॉयल्टी। एक और इनके पास थॉट पुलिस है, तो वो इनकी केयर करती है और वो इनकी मतलब आपको लॉयल रहने के लिए मजबूर, आपको रहना है लॉयल, तो आपको कौन वॉच कर रहा है? थॉट पुलिस, जो आपके थॉट में कंट्रोल कर रही है। Every description paints a picture of cold, dark, empty, colorless existence। आप हमारी लाइफ में अगर हमको कोई इस तरह से इवन हमारे थॉट्स में हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करे तो हम समझ सकते हैं कि वो कितना डिफ़िकल्ट लाइफ होगी। तो यहाँ पर भी जो इस विंस्टन स्मिथ की लाइफ है, वो एवरी डिस्क्रिप्शन पेंट्स अ पिक्चर ऑफ कोल्ड, डार्क, एम्प्टी, कलरलेस एग्जिस्टेंस, जिसमें कोई रंग नहीं है, कोई आपकी अपनी इच्छाएं नहीं है, कुछ नहीं है। द पार्टी स्लोगन्स वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, ये इसके स्लोगन है, वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज अ स्ट्रेंथ, आर प्लास्टर्ड एवरीवेयर द आई कैन सी। हर जगह ये लगे हुए हैं, ये स्लोगन, वॉर इज़ पीस, फ्रीडम इज़ स्लेवरी, है ना, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, ये सब जगह थोड़ी थोड़े डिस्टेंस में ये स्लोगन्स लगे हैं, हर आँख उसको देखती है। अलॉन्ग विद दैम अ पोर्ट्रेट ऑफ बिग ब्रदर ग्लेरिंग विद कैप्शन बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू। और एक बिग ब्रदर का पोर्ट्रेट पोस्ट, बिग ब्रदर का पिक्चर फेस उनका लगा हुआ है और उसमें कैप्शन लिखा है बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। द ओवरवेलमिंग एंड ग्रोइंग डिसकंटेंट दैट विस्टन फील्स इज इमीडिएटली एविडेंट। और ओवरवेलमिंग एंड ग्रोइंग डिसकंटेंट दैट विस्टन फील्स इज इमीडिएट एविडेंट, तो वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से और वो दिख रहा है। Although it is a risk to his life, he has somehow procured a pen, ink and journal। फिर भी वो जानता है कि बहुत रिस्क है कुछ लिखना, कुछ उसके गवर्नमेंट के अगेंस्ट सोचना, फिर भी वो ये रिस्क लेता है। एंड देयर इज़ अ स्मॉल क्लोव इन हिज फ्लैट दैट जस्ट बेयरली एस्केप्स द वॉच ऑफ टेलीस्क्रीन। तो उसके अपार्टमेंट में एक छोटा सा उसके फ्लैट में एक छोटा सा कहीं पर स्पेस है जहाँ पर टेलीस्क्रीन का कवर मतलब कैमरा कवर नहीं होता, उसको कवर नहीं कर सकता। तो ही यूजेस दिस एज हिज सीक्रेट स्पेस टू बी हिमसेल्फ एंड राइट। तो वो उस कैमरे से बचता हुआ अपने फ्लैट के एक कॉर्नर में बैठ के उसको
लिखता है अपने बारे में। ऑल ऑफ दीज एक्शंस आर पनिशेबल बाय डेथ। और वो ये जानता है कि ये जो लिख रहा है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट या चुपचाप से, उसमें डेथ ही सबसे बड़ा पनिशमेंट है। इवन हैविंग अ थॉट अगेंस्ट द पार्टी विच इज़ कॉल्ड थॉट क्राइम। आप पार्टी के अगेंस्ट सोचना, करना तो दूर की बात, सोचोगे भी तो वो थॉट क्राइम में आता है। इज़ लेबल्ड एज एन ऑफेंस। तो अपना सोचना भी पाप है। When he begins to write, he realizes that he is not exactly sure about the about the date, he exact age. उसको उसकी एज बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है वह, और ऑफ हिज ओन हिस्ट्री दैट ऑफ द वर्ल्ड। वो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज़्यादा जानता है, अपनी हिस्ट्री से ज़्यादा उसको वर्ल्ड हिस्ट्री पता है। ही थिंक्स दैट इट इज़ April 4th 1984। ही कैन नॉट रियली बी श्योर ऑफ एनी थिंग। उसको डेट पता है पर बाकी चीज़ें उसको नहीं पता। हाउ एवर बिकॉज इट इज़ द इंटेंशन एंड प्रायोरिटी ऑफ द पार्टी टू सिस्टमेटिकली इरेज द पास्ट एंड रिप्लेस इट विथ वॉट एवर दे वॉन्ट टू क्रिएट। इस बहुत इम्पॉर्टेंट बात है क्या कि बिकॉज इट इज़ इंटेंशन एंड प्रायोरिटी ऑफ द पार्टी। क्या इंटेंशन है, प्रायोरिटी ऑफ पार्टी टू सिस्टमेटिकली इरेज द पास्ट एंड रिप्लेस इट विथ वॉट एवर दे वॉन्ट टू क्रिएट। पास्ट को क्रिएट करो, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करो, चेंज करो, और जो चाहते हैं उस तरह का हिस्ट्री बना दो, पास्ट बना दो। In the 1950s, a process began to dissolve the past through destruction of all newspapers, books, etc., and subsequently rewrite all of history to suit the party. तो 1950 से सारा पार्टी में जो भी मतलब पास्ट है उसको मिटा के और उस हिस्ट्री को रीराइट करना है। न्यूज़पेपर, बुक्स, सबके पास को हटा दो और जो उनको सूट करता है बस वही पास के नाम पे लिखो कि ऐसा हुआ था, जो पार्टी को सूट करता है। Another part of process includes the creation of new language। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक और नई तरह की लैंग्वेज उन्होंने क्रिएट की है जिसको वो कहते हैं न्यू स्पीक। And complete dissolution of the current form of language known as old speak। और जो complete dissolution of the current form of language उसको कहते हैं old speak। तो ये new speak है और ये old speak है। This process was to be complete in 2050। और इस प्रोसेस को, जहाँ पर पूरा इतिहास बदलने का ज़िम्मा है और उसका डेड ईयर मतलब डेड लाइन है, दैट इज़ 2050, जिसमें ये वर्क कंप्लीट करना है। द न्यू लैंग्वेज विल बी एक्सपोनेंशियली shorter than the old language and void of emotion or imagery। तो जो न्यू लैंग्वेज बनी है वो क्या है, विल बी एक्सपोनेंशियली शॉर्टर दैन द ओल्ड लैंग्वेज एंड वॉइड ऑफ इमोशन और इमेजरी। और वो उसमें इमोशंस नहीं है नई लैंग्वेज में, और वो छोटी है ओल्ड लैंग्वेज से ज़्यादा। ओल्ड लैंग्वेज के कंपैरिजन में वो बड़ी प्रैक्टिकल लैंग्वेज ऐसा कह सकते हैं। तो वो छोटी भी है, कम शब्दों में ज़्यादा बात कहना, इमोशंस नहीं है उसमें ज़्यादा, है ना, वॉइड ऑफ इमोशन एंड इमेजरी। फॉर इंस्टेंस ऑल सिनोनिम्स ऑफ गुड एंड बैड एज वेल एज द वर्ड बैड विल सीज टू एग्जिस्ट। मतलब जितने भी सिनोनिम्स गुड बैड के हैं
as well as the word bed will cease to exist. तो वो सब उनके हिसाब से बदल दिए गए हैं. In their place will be the words good and ungood. In order to say very good, one would say double plus good, and to say very bad, double plus ungood would be used. तो ये इनका कोडिंग लैंग्वेज है. The new vocabulary is being constructed strictly for political purposes. उन्होंने न्यू vocabulary बना दी. Words such as honor, morality, democracy and science are cut out of language completely. अब इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है, कोई प्लेस नहीं है. ऑनर, मॉरलिटी और ये सब ये कम्प्लीटली कट ऑफ हो गए हैं. द वर्ड फ्री हैज़ बीन retained but only in the following type of content. So the word free has been retained but only in the following type of context. The floor is free from litter. तो इस तरह का उन्होंने क्या, the word free has been retained but only in the following type of context. कहाँ पर the floor is free from litter. तो इस तरह के उन्होंने वर्ड्स में चेंज कर दिया. The telescreen serves more than just the purpose of monitoring the people. It is also the medium by which political propaganda is programmed into them. Telescreen serves more than just the purpose of monitoring the people. It is also medium by which political propaganda is programmed into them. तो वो सिर्फ वॉच करने के लिए नहीं है टेलीस्क्रीन जो घर घर में लगे हुए हैं, बल्कि टेलीस्क्रीन आपको अपने प्रोग्राम्स भी बताते हैं. पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, उनके क्या एजेंडा, क्या प्रोग्राम, उस सब के बारे में भी आपको वो टेलीस्क्रीन में देखने मिलता रहता है. थ्रू आउट द डे फ्लैशेस ऑफ इमैनुअल गोल्डस्टीन. ये एक नया कैरेक्टर है, इमैनुअल गोल्डस्टीन. द एनिमी ऑफ people appear on the screen in the form of 2-minute hate. तो ये जो इमैनुअल गोल्डस्टीन है ये 2-minute hate के फॉर्म में वहाँ पर आता है. द एनिमी ऑफ पीपल अपीयर. और ये कौन है, ये एनिमी ऑफ पीपल है और ये स्क्रीन में आता रहता है 2-minute hate के फॉर्म में. 2-minute लव भी हो सकता है पर 2-minute hate के फॉर्म में आता है. दिस इज़ अ न्यू स्पीक टर्म डिस्क्राइबिंग अ 2-minute पीरियड ड्यूरिंग विच फुटेज and narration are especially geared down towards accessing the depth of fear and anger in the people and turning it loose in support of Big Brother. ये जो 2-minute hate एक पीरियड है, एक तरह का, जैसे हम प्रेयर के लिए 2 मिनट निकालते हैं, कुछ इस तरह का है. और ये न्यू स्पीक टर्म है, मतलब नया, न्यू है ना, न्यू स्पीक टर्म है. और ये आपको 2-minute hate पीरियड में क्या करना है, विच फुटेज एंड नरेशन आर स्पेशली गियर टूवर्ड एक्सेसिंग द डेप्थ ऑफ फियर. आप डरने का एक तरह से जो आपको डर अंदर तक, दहशत किसके, इन सपोर्ट ऑफ बिग ब्रदर. तो जैसे भगवान से हम प्रेयर करते हैं 2 मिनट, वैसे ही हम बिग ब्रदर के लिए कितना अंदर से आप डरे हुए, एक तरह से आपको ये टेली स्क्रीन का जो 2-minute हेट वाला पीरियड है उसमें आपको वो जो दहशत है वो दिखती है या दिखाया जाता है आपको. देयर इज़ येलिंग, नेम कॉलिंग and through the objects of Goldstein's face on the screen, followed by group chanting BB, standing for Big Brother, repeatedly. तो जो चिल्लाकर और देन थ्रू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ गोल्डस्टीन फेस ऑन द स्क्रीन. तो गोल्डस्टीन का फेस दिख रहा है, फॉलोड बाय ग्रुप चैंटिंग बीबी. और ग्रुप क्या चैंट कर रहा है, बीबी स्टैंडिंग ऑफ बिग ब्रदर, रिपीटेडली. और वो बी 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 इस तरह से रिपीटेडली
बीवी का साउंड कर रहे हैं। वन हैज़ टू बी केयरफुल नॉट टू बी calm or uninstructed in uninstructed during the demonstration, as this would serve as a definite clue to the thought police who may not be in full support of the party. One has to be careful not to be too calm or uninterested during the demonstrations. आपको बहुत शांत और ऐसा बहुत केयरफुल रहना है, आप बहुत रिलैक्स नहीं हो सकते, आपको इंटरेस्ट शो करना ही करना है, एज दिस वुड सर्व एज द डेफिनेट क्लू टू द थॉट पुलिस। एक तरह से आप थॉट पुलिस के लिए को दिखा रहे हो कि आप कितने लॉयल हो बिग ब्रदर के सामने, हु मे नॉट बी इन फुल सपोर्ट ऑफ पार्टी। हो सकता है कि थॉट पुलिस मतलब आप उस पार्टी के सपोर्ट में ना हो, पर आपको दिखाना है सपोर्ट, तो दिखाना ही है। इन दिस सेक्शन वी वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू ओब्रायन। अब इसमें एक और कैरेक्टर आता है, ओब्रायन। When he started writing his journal, he felt like O'Brien might be the only one that could ever help him in the movement to bring down Big Brother। क्या इस सेक्शन में हम देखते हैं वी वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू ओब्रायन, और हम ओब्रायन से भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हैं। When he started writing his journal, he felt like O'Brien might be the only one that could ever help him in the movement to bring down Big Brother। तो जब ये विंस्टन स्मिथ अपनी डायरी लिखता है घर के कोने में, कॉर्नर में, चुपचाप से, जहाँ टेली स्क्रीन उसको कवर नहीं कर रहा, तो ये हर बार ओब्रायन के बारे में सोचता है और सोचता है कि ओब्रायन एक ऐसा पर्सन है जो मुझे लगता, इसको लगता है विल्सन स्मिथ को कि वो उसको हेल्प करेगा इस मूवमेंट में, बिग ब्रदर के अगेंस्ट पार्टी बनाने में, या बिग ब्रदर के अगेंस्ट जाने में, जो करंट जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी। ही इज़ श्योर दैट बिग ओब्रायन गेव हिम a certain flash of the eyes that made him know they were both in the same place against the party। तो उसको बिग ब्रायन की आंखों को वो पढ़ चुका है और उसको लगता है कि बिग ब्रायन भी करंट रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट है और उसके सपोर्ट में है। उसको उसकी आंखों से ऐसा लगता था देख के। वी लर्न दैट इन जनरल विंस्टन डिसलाइक्स वीमेन। हमने ये देखा कि विंस्टन लड़कियों को, औरतों को पसंद नहीं करता। ही बिलीव्स दैट दे आर द मोस्ट लाइकली टू बिलीव एवरीथिंग द पार्टी सेज विदाउट क्वेश्चन। उसको लगता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो बड़ी गलीबल होती हैं, इजीली पार्टी के हर इंस्ट्रक्शन को बिना क्वेश्चन के मान लेती है। तो ही बिलीव्स दैट द मोस्ट लाइकली टू बिलीव एवरीथिंग द पार्टी सेज विदाउट क्वेश्चन। तो फीमेल्स ऐसी होती हैं कि बिना क्वेश्चन, बिना माइंड के हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हैं। द गर्ल विद डार्क हेयर, जनरली ब्राउन हेयर होते हैं पर यहाँ पर डार्क हेयर है, इज़ स्पेशली फ्राइटनिंग टू हिम। तो उसको लगता है कि जो डार्क हेयर की लड़कियाँ हैं तो उनसे वो बहुत डरता है। तो इसमें एक डार्क कलर की लड़की है, एंड शी इज़ मेंबर ऑफ जूनियर एंटी सेक्स लीग। ये एक इस लीग की मेंबर है, एंड हैज़ आ पियर्सिंग ग्लैंस दैट मेक्स हिम श्योर शी इज़ वन ऑफ द थॉट पुलिस। तो ये जो लड़की है डार्क हेयर वाली लड़की, ये मेंबर ऑफ द जूनियर एंटी सेक्स लीग, उसकी मेंबर है, एंड हैज़ अ पियर्सिंग ग्लैंस दैट मेक्स हिम श्योर शी इज़ वन ऑफ द थॉट पुलिस। वो बड़ी ग्रेव, बड़ी शांत है। इसमें एक लड़की है
जिसका नाम जूलिया है, इसमें नहीं दिया है यहाँ पर, उसका नाम जूलिया है। तो वो जूलिया कोई जब देखता है तो ये सोचता है कि ये थॉट पुलिस के फेवर में काम करती है, मतलब गवर्नमेंट के फेवर में है, उनकी मैसेंजर है, उनकी एक स्पाई है, ऐसा ये सोचता है। अब Part 1, Chapter 1 Analysis. His name is Vincent Smith. His first name is ironic because he is anything, because he is anything but a winner. So, why? Because it is also symbolic and flaws with the theme of winning victory that the party creates. तो ये इसका विंसन स्मिथ जो है, हिज फर्स्ट नेम इज़ आयरॉनिक बिकॉज ही इज़ एनीथिंग, बिकॉज ही इज़ बट अ विनर, वो विनर है, ऐसा उसका नाम विंसन स्मिथ रखा गया है। ही इज़ ऑल्सो सिम्बॉलिक एंड फ्लॉज विथ द थीम ऑफ विनिंग विक्ट्री दैट द पार्टी क्रिएट्स। स्मिथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सरनेम्स। और ये जनरली जो स्मिथ विंस्टन स्मिथ उसने रखा है, तो स्मिथ बड़ा कॉमन सा नेम है। एंड इन दिस केस विंस्टन रिप्रेजेंट्स द कॉमन पर्सन, और इस तरह से वो एक कॉमन पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। द यूज़ ऑफ पैराडॉक्सेस इज़ ग्लेरिंगली ऑब्वियस, और जितने भी पैराडॉक्सेस इसमें दिखाए गए हैं, जैसे वॉर इज़ पीस, फ्रीडम इज़ स्लेवरी, है ना, या कॉमा नहीं है, फ्रीडम इज़ स्लेवरी, इग्नोरेंस इज़ स्ट्रेंथ, ये सारे स्लोगन्स जो है ये ऑपोजिट है और पैराडॉक्स है। ऑल्सो टेक ईच मिनिस्ट्री नेम एंड फंक्शन इनटू कंसिडरेशन। द मिनिस्ट्री ऑफ पीस गवर्न्स वॉर, द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ, ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ पीस गवर्न्स वॉर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ heads the entertainment, news and education, right? So, and then which are most known in the society for being biased and unreliable. So truth है but बहुत biased और unreliable है. The Ministry of Love is responsible for law and order, judgment against another. Love is the opposite of judgment, right? And then the Ministry of Plenty directs economic affair, which is an obvious irony in the situation just under the political circumstances. In the book, scarcity abounds. The party provides victory cigarettes to its people, the wrappers of which barely keep the tobacco in. तो पार्टी जो सिगरेट देती है उसके रैपर्स, जिसमें विच बेयरली कीप द टोबैको होती ही नहीं है। थ्रू आउट द बुक वी ऑल्सो रीड अबाउट विक्ट्री जिन, विक्ट्री कॉफ़ी, विक्ट्री mansions, which are the buildings they live in that are falling apart, etc. The word victory is symbolic of the image that party presents to the people of the state of their lives. This is also ironic because that image is obviously not reality. मतलब कुल मिलाकर हम बहुत सारे इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस देखते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी लंबी कहानी कहते हैं, या उस कहानी के बारे, उस नॉवल की सीक्रेट्स को ओपन करते हैं, क्योंकि इतना कॉन्ट्रडिक्शन है। विंस्टन स्टेट्स ऑन पेज 9 दैट नथिंग इज़ इलीगल। वो अपने पेज नंबर 9 में लिखता है कि नथिंग इज़ इलीगल बिकॉज देयर वर नो लॉन्गर एनी लॉज, क्योंकि कुछ लॉ नियम है ही नहीं, तो इलीगल क्या होगा। दिस इज़ आयरॉनिक बिकॉज पीपल वर बीइंग जज्ड एंड पनिश्ड constantly, but by having no laws, the party created the image of freedom. तो पार्टी ने एक फ्रीडम की इमेज बनाई है, लेकिन लोग जजमेंट होते हैं, उनको पनिश किया जाता है। तो जस्ट ऑपोजिट है सब कुछ, जो दिखता है, जो बोला जाता है, उसके ऑपोजिट है। विंस्टन्स कैरेक्टर
starts to develop very quickly. We see in the first couple of pages that he is just playing the party game, but not believing it. And by the end of the first chapter, we know the depth of his hatred against the party. आयरनी बहुत बड़ा इस पूरे नावल में आयरनी बहुत बड़ा टूल है विच इज़ यूज बाय दिस डिवाइस इज़ यूज बाय जॉर्ज ऑरवेल, जिसमें उन्होंने बताया कि विस्टन बिल्कुल मतलब पार्टी के अगेंस्ट है और बिल्कुल डिसलाइक करता है, लेकिन वो फिर भी उस पार्टी के लिए वर्क कर रहा है। वो उस काम को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो बिग ब्रदर के बहुत अगेंस्ट में है, फिर भी वो उस पार्टी में काम करता है। अब है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में इन द मिड्स ऑफ स्क्रॉलिंग डाउन विद बिग ब्रदर इन हिज जर्नल, विस्टन इज इंटरप्टेड बाय अ नॉक एट द डोर। He incites Jolt as he's expecting the thought police to be waiting to take him in. तो अचानक जब वो लिख रहा है तो अचानक से अपनी डायरी एंट्री करते करते उसको डोर में कोई नॉक करता है और वो डर जाता है और वो सोचता है कि थॉट पुलिस आई है और उसका वेट कर रही है उसको ले जाने के लिए, क्योंकि वो उसके मन में तो चल रहा है ना कि वो गलत लिख रहा है, गलत काम कर रहा है। तो ही इज़ relieved to find that it is his neighbor, Mrs. Parson, requesting some help with a clogged drain. तो वो देखता है कि नहीं नहीं कोई और थॉट पुलिस या कोई नहीं है, एक नेबर है मिसेस पार्सन और उनकी नाली चोक हो गई है, तो वो ड्रेन चोक उसको हेल्प के लिए बुला रही है। In addition to the familiar smell of boiled cabbage shared by the building, Winston finds that the Parsons' flat sink with sweet. We find out, तो देखता है वो कि बॉयल कैबेज की स्मेल आ रही है पार्सन के घर से। So we find out that this smell is calling card of Miss Parson Tom, और मिस पार्सन जो है वो he is not there, which is why Winston is being called upon for help with the clog, और जो उनका ड्रेन में क्लॉगिंग हो गई है तो मिस्टर पार्सन अवेलेबल नहीं, इसलिए मिसेस पार्सन मिसेस स्मिथ को बुला के ले जाती है। वाइल फ्रीइंग द ड्रेन ही इज़ अट्रैक्ट बाय द पार्सन्स चिल्ड्रन who were wearing the characteristic grey shorts, blue shorts and red neckerchiefs that made up the official garb of spies. तो वो देखता है पार्सन के बच्चे इस तरह के शॉर्ट्स और ऐसे कपड़े पहने हैं जो स्पाइस जैसे लग रहे हैं, मैसेंजर्स जो सीक्रेट मैसेंजर्स है उसकी तरह लग रहे हैं पार्सन के बच्चे। तो देख के खुश हो जाता है मिस्टर स्मिथ। Organizations such as spies contributed to the unruly nature of most of children in the party. The children clamored on calling Winston a traitor and insisting to be taken to see the public hangings. तो बच्चे खेल खेल में विस्टन को ट्रेटर बताते हैं और उसको हैंग करने के लिए ले जा रहे हैं पब्लिक में। ये सब पार्सन के घर में होता है और ये सब खेल खेल में चल रहा है। अब विस्टन डिपार्टेड हैविंग सफर्ड अ पेनफुल कैटापुल्ट टू द नेक बाय द ओल्डर बॉय, और वो उसको मार देता है कैटापुल्ट से और विस्टन चला जाता है। ऐसा ऐसा बच्चे खेल रहे हैं। When he returned to his flat, he continued waiting, and his thoughts floated again. Oh, Brian. अब उनके नेबर है मिसेस पार्सन के घर में उनकी ड्रेन चोक हो गई है, उसको वो क्लीन करके आ जाता है, बच्चों के साथ खेलता है, बच्चे
स्पाइस बन जाते हैं, उसको पकड़ के ले जाते हैं, विंस्टन को थॉट पुलिस पकड़ के ले गई। ये सब खेल खेल में चल रहा है। विंस्टन को सजा देते हैं और विंस्टन को कैटापुल्ट से मार देते हैं, ऐसा सब चल रहा है। और वो सब खेल के और वो सब करके घर वापस आता है। और जैसे ही वो अपने फ्लैट में आता है तो ही कंटिन्यूड राइटिंग एंड थॉट्स फ्लोटेड अगेंस्ट टू ओब्रायन। अब उसके मन में ओब्रायन के अगेंस्ट नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो भी लिख रहा है उस डायरी में। He remembered a dream in which a voice said to him, "We shall meet in the place where there is no darkness." तो उसको सपने में वो अपना एक सपना याद कर रहा है जहाँ पर एक कोई आवाज़ आती कि वी शैल मीट इन द प्लेस वेयर देयर इज़ नो डार्कनेस। हम एक ऐसी जगह में मिलेंगे जहाँ अंधेरा नहीं होगा। He had figured out that it was O'Brien's, but could not place where he had made the connection. He thought again about the eye contact they shared this very morning. He was not sure at the moment whether O'Brien was with him or against him. इतना सब सोच रहा है पर वो अभी भी ओब्रायन के लिए श्योर नहीं है कि वो उसके फेवर में है या उसके अगेंस्ट में है। ही न्यू दैट दे हैड कनेक्टेड इन सम वे, लेकिन कहीं उसको एक गट फीलिंग आ रही है कि ओब्रायन उसके साथ में है। ही कंटिन्यूड राइटिंग एंड रियलाइज दैट एट दैट मोमेंट ही वॉज ऑलरेडी डेड। वो लिख रहा है लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक डेडली फीलिंग आ रही है। ही रोट, थॉट क्राइम डज नॉट एंटेल डेथ, थॉट क्राइम इज डेथ। अब वो थॉट क्राइम ही है क्योंकि उसके थॉट्स नेगेटिव हैं। तो वो सोचता है कि लिखना ही अपने आप में मतलब मरने जैसी सज़ा उसको मिल सकती है। वंस ही रिकग्नाइज हिमसेल्फ एज डेड, ही मेड इट हिज intention to stay alive as long as he could and maybe make a difference for the future world. और वो अपने फ्यूचर के लिए सोच रहा है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर में वी आर ग्रीटेड विद more irony at the start of the chapter as Winston leaves his journal open the world down with Big Brother. He is attacked and called a traitor by the Parsons children as he's unclogging their pipe. The scene is foreshadowing of the future he knows is in store for him. तो डाउन विद बिग ब्रदर ऐसा सोच रहा है वो। और जब वो मिसेस पार्सन के घर में जाता है, बच्चों के साथ खेलता है, तो वो उसको ट्रेटर की तरह ऐसे खेल खेल में पनिश कर रहे हैं। Orwell describes Mrs. Parsons as a colorless, crushed-looking woman. तो ऑरवेल ने मिसेस पार्सन के थ्रू बताया कि जिसकी ऐसी औरत, ऐसी लेडी जिसकी लाइफ में कोई कलर नहीं है, वो क्रश लुकिंग वुमेन है, जो दबी कुचली कहते हैं ना, एक ऐसी औरत है। एंड देन डिस्क्राइब्स हर एज हैविंग अ ग्रेइश फेस, जिसके फेस में कोई कलर नहीं है। Words such as grey, colorless, etc. are used throughout the book to paint a portrait of the typical person living under totalitarian government. अभी तक ये वर्ड आया नहीं था, ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है कि एक ऐसी गवर्नमेंट के अंडर में रहना जो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट है, मतलब उसने आपके सारे अधिकार छीन लिए हैं। सब कुछ, हंसना, बोलना, उठना, सोचना, सारे अधिकार गवर्नमेंट के पास है। उसको टोटलिटेरियन या डिक्टेटरशिप कह सकते हैं, ऐसी गवर्नमेंट जो डिक्टेटर है। What Orwell is trying to convey is that the people under that type of government are not really living at all. मतलब वो डेडली पीपल है क्योंकि उनकी खुद की कोई लाइफ नहीं है। तो इस तरह की गवर्नमेंट के अंडर में जो लोग रहते हैं उनके खुद की कोई लाइफ नहीं है, जो कुछ सोच नहीं सकते, जो अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। द डिस्क्रिप्शंस ऑफ
of the environment and situations endured by the people under oppressing government in the book are more indicative of death than life. तो ये ज़्यादा, ये एक तरह से डेथ है, सारे पीपल डेड हैं, उनकी कोई लाइफ नहीं है. दिस चैप्टर एंड थ्रू आउट द बुक विंस्टन एक्नॉलेज हिमसेल्फ एज ऑलरेडी डेड. तो विंस्टन अपने आप को भी डेड ही मानता है. Winston is dreaming. The dream started with images of his mother and baby sister, then led to the girl with dark hair. तो विंस्टन अपने बारे में, माँ के बारे में, बहन के बारे में, उस गर्ल जो उसको डार्क हेयर की लड़की है उसके बारे में सोचता है. He always thought of his family with remorse because he believed that they had been taken in order for him to be spared. तो कभी कभी बड़ा दुखी होकर अपने फैमिली के बारे में सोचता है बिकॉज ही बिलीव दैट दे हैड बीन टेकन इन ऑर्डर फॉर हिम टू बी स्पेयर्ड. तो वो ही वॉज अवेकन बाय द श्रिल अलार्म क्लॉक प्रोवाइडेड बाय द टेलीस्क्रीन. और वो सोच ही रहा है और अचानक टेलीस्क्रीन से अलार्म बजती है और वो उठ जाता है. ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड naked because it was necessary for him to use his meager clothing allowance for work clothes and did not have enough left for pajamas. तो उसके पास इतने कपड़े नहीं होते तो वो नेकेड होके सोता है क्योंकि अगले दिन उसको सवेरे वही कपड़े पहन के काम पे जाना है. तो रात को उसके पास पहनने के लिए बहुत सारे पैजामा और एक्स्ट्रा कपड़े नहीं होते. तो वो जैसे ही टेली स्क्रीन से अलार्म बजता है वो एकदम से बिस्तर से जम करके उठ जाता है. ऑल्दो एवरी मॉर्निंग द वर्कआउट फोर्स्ड बाय द टेली स्क्रीन कॉल्ड फिजिकल जर्क्स इज preceded by a coughing fit that only comes through a series of body contortions and spitting up of lung fluid. तो जैसे ही उठता है और देन द एवरी मॉर्निंग द वर्कआउट फोर्स बाय द टेलीस्क्रीन कॉल्ड फिजिकल जर्क्स. तो इस तरह का एक तरह से वो उठ जाता है. फिर द इंस्ट्रक्टर कोचेस लाउडली एंड वॉचेस केयरफुली थ्रू द वॉल टू मेक श्योर everyone is pushing hard enough. The morning Winston was not exercising to her standards and she let him know it. She then proceeds to coax him into touching his toes and knees unbent. He succeeded at this for the first time in several years. During the workout, तो घर में वर्कआउट कर रहा है, he reflected on his childhood. He remembered a time when there he had been peace in the country, even though the telescreen insisted that Oceania had always been at war with Eurasia. He distinctly recalled an alliance with यूरेशिया एट सम पॉइंट. तो क्या होता है कि ड्यूरिंग वर्कआउट वो अपना घर में वर्कआउट कर रहा है, अपना बचपन याद कर रहा है. एंड ही रिमेंबर द टाइम व्हेन देयर हैड बीन पीस इन द कंट्री, जब शांति थी देश में. इवन दो द टेलीस्क्रीन इंसिस्ट दैट ओशियाना हैज़ ऑलवेज बीन एट वॉर विद यूरेशिया. और ओशियाना और यूरेशिया का वॉर चल रहा था. ही डिस्टिंक्टली रिकॉल्ड एन अलायंस विद यूरेशिया एट सम पॉइंट. वो हाँ अलायंस भी याद कर रहा है जब साथ में थे वो लोग. अब वॉर चल रहा है दो कंट्रीज़ में, ओशियाना और यूरेशिया में. However, his memories are useless because, according to the party slogan, who controls the past controls the future. पर वो सोचता है कोई मतलब नहीं पास से आस करने से, क्योंकि जो पास को कंट्रोल करेगा मतलब पास कभी भी चेंज हो जाएगा, वही फ्यूचर को कंट्रोल करेगा. हु कंट्रोल्स द फ्यूचर कंट्रोल्स द पास्ट. और पास्ट और फ्यूचर को कंट्रोल करेंगे तो एक दूसरे से वो कंट्रोल होंगे. द पार्टी क्लियरली कंट्रोल द पास्ट बाय सिस्टमैटिक destruction of all materials
that would contradict any point they are currently pushing and recreation of demonstration documentation to support their current claims. और इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत ही ब्लीकी, बहुत ग्लूमी लाइफ है सभी की। विंस्टन तो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी सोसाइटी को। अब नेक्स्ट उसमें होता है कि कलर सिम्बॉलिज्म कम्स अप अगेन हियर। द ओनली time Orwell uses a color other than black, gray, white is to describe something during those moments that he feels alive. For example, the happy place is the his dreams is called golden country. The idea of consciousness is another strand that pulls this work together. Orwell is creating an image of a population made unconscious by their ignorance, which put them under government control, which is perpetuated by governmental control government. He is showing us that once the world gets to the condition illustrated in book, there won't be any way to get out it. मतलब ये बताना चाह रहा है वो कि वो एक बार अगर हम उसमें फंस गए तो इट इज़ अ catch-22। मतलब एक बार आप फंस गए तो फंस गए। द पीपल आर रिक्वायर्ड टू बी hypnotized and simultaneously forget that they are like तो इस तरह से आप hypnotize, the people are required to be hypnotized and simultaneously forget that they are being hypnotized। और वो hypnotize हो चुके हैं लेकिन उनको वो realization नहीं होना है। अब चैप्टर 4 की समरी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। इसके 3 वीडियो मैं बनाऊंगी, तो अभी नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। लड़कियों से बात करने में